वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 12 वाले बच्चों के लिए अकाउंटेंसी का क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जितने भी बिहार बोर्ड वाले बच्चों हैं ये वीडियो को सही तरीके से सुने और समझे, और जो भी मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में क्वेश्चन सारे के सारे आप लोग बनाने का खुद से भी प्रयास करें और सीखने का प्रयास करें, क्योंकि 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 मार्क्स क्वेश्चन का मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ जो दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द 31 मार्च 2015। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चा जो लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरफ अगर देखा जाए तो लाइबिलिटीज दिया हुआ है, दूसरी तरफ एसेट, लेकिन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट किया गया, ये एसेट है। जैसे कि आपको मालूम होना ही चाहिए, प्लांट, स्टॉक और डेप्टर्स, कैश, एट बैंक, ये क्या होता है, एक तरीके से एसेट होता है। और इधर जितना भी दिख रहा है ये सब का सब क्या होता है, लायबिलिटीज है। अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब ये हो बच्चे, इस क्वेश्चन में हम लोगों को कैश से रिलेटेड जितने भी है, खासकर ऑपरेटिंग में जो जो आइटम्स आता है उसको लिखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा यहाँ पे इंक्रीज करा या डिक्रीज करा, क्या इंक्रीज करा और क्या डिक्रीज करा, उसको हम लोग पूरे तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। और फाइनल यहाँ पे बात करेंगे जो हम लोगों का कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना है। बात समझ में आ गया। उसके लिए हम लोग आज बात करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर क्वेश्चंस में प्रॉफिट दिया हुआ, पहले हम लोग प्रॉफिट से शुरू करते हैं। जैसे कि आपको फॉर्मेट अगर याद होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट अगर बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हो 1,61,000 से 1,81,000 हो गया, मतलब प्रॉफिट क्या हुआ, बढ़ा। तो हम लोग यहाँ पे 1,61,000 से अगर 1,81,000 रुपया हो गया, 2015 में था 1,61,000 और 2016 में हो गया 1,81,000, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करके 20,000 रुपया क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना। तो यही सब चीज हमको क्या करना है, फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, चलो हम लोग इसको इस तरीके से लिख देते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, मैंने पहले से ही यहाँ पे इसको ऐसे करके सॉल्व करके रखा हुआ है, बस आपको काम यहाँ पे ये है इसको समझ लेना। ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम ही होगा अकाउंटेंसी में जो भी अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होता है उसको अगर बनाया जाए तो लगभग 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है, इसीलिए बना हुआ है, बस आपको मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात बच्चा, इस तरीके से आपके पास फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है ना, फॉर्मेट आपको इस तरीके से हो जाना चाहिए। अब हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो सबसे पहले यहाँ इस तरफ जो देख रहे हो बच्चा, ये सब का सब वर्किंग नोट है। ये तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या क्या स्टेप चेंज इन प्रॉफिट की बातें करें। देखो 2000 यहाँ पे जो दिख रहा है 15 में 1,61,000 हुआ, और क्लोजिंग की बात करें 2016 में 1,81,000। जब इसको हम लोग डिफरेंस करें यहाँ पे तो कितना आ गया, 20,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो 20,000 रुपया हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। आप ये देख सकते थर्ड वाला जो हम लोग फाइनल यहाँ पे आंसर आपको दिखा देने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चा, अब यहाँ पे अगर ध्यान से अगर देखते हो तो देखो स्टेप 2 की अगर बातें करें, करंट एसेट स्टॉक 2 लाख था, अब 2 लाख से कितना हुआ, 1,48,000। प्लांट का ही बातें नहीं करेंगे क्योंकि हमको सिर्फ ये बात करने हैं जिसमें कैश फ्लो और जो तुरंत वाली बात होता है, तो इसमें ये आइटम्स आते हैं, ये तो इन्वेस्टिंग में चला जाता है, मालूम है ना। प्लांट, मशीनरी, ये सब किस में चला जाता है, इन्वेस्टिंग में। 3 तरीके से हम लोग बनाते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इसी वजह से हम प्लांट की बातें नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो इन्वेस्टिंग का आइटम है। अब स्टॉक की बात करेंगे, डेप्टर्स की बातें करेंगे, और कैश एट द बैंक अगर बात करें वो तो पहले से ही ऑलरेडी है, इसका भी हम बात नहीं करने वाले हैं। अब ये स्टॉक, तो स्टॉक देखो 2 लाख से 1,48,000 रुपया हो गया, तो यहाँ पे 52,000 रुपया इंक्रीज करा। ठीक है, स्टॉक पहले घटा का मतलब ये हुआ कि पहले मान लीजिए पिछले साल 2 लाख का रुपया का स्टॉक था, अब 1,48,000 का हो गया, इसका मतलब हमने सेल करा होगा तो पैसा आया होगा ना, इसी वजह से इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे ऐड होगा, प्लस में जाएगा। अब यहाँ पे डेप्टर्स की बातें करें तो डेप्टर्स अगर देखा जाए तो पहले था आपका कितना, 1,61,000, अब कितना है, 1,28,000। इसका मतलब ये हुआ जो हमको किसी से पैसा लेना था 2015 में 1,60,000, लेकिन 2016 में लगभग 1,28,000 लेने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से हमको कोई पैसा दे दिया, मतलब बढ़ा है कि नहीं, इसी वजह से इसको भी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऐड हो गया। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आते हैं करंट लायबिलिटीज की तरफ। ये तो एसेट की मैंने बता दिया। अब अगर करंट लायबिलिटीज की अगर बात करेंगे बच्चा, तो यहाँ पे देखो क्रेडिटर्स पहले 3 लाख था, अब कितना हुआ, 2,20,000। इसका मतलब ये हुआ पिछले साल 3 लाख रुपया हमको देने थे, अब यहाँ पे 2,20,000 रुपया देने हैं, इसका मतलब हम उसको पैसा दे दिए होंगे, मतलब माइनस की बातें होगा, इसी वजह से ये
माइनस हुआ। बात समझ में आ रहा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा जोड़ना होता है, ठीक है। यहाँ पे पहले 65,000 था, अब यहाँ 75,000, मतलब बढ़ गया बकाया, ठीक है। मतलब मेरे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये प्लस हो जाएगा, इंक्रीज करता है ये प्लस हो जाता है। बात समझ में आ गया? तो क्रेडिटर्स यहाँ से इतना हुआ, इतना हुआ, बाकी एक्सपेंसेस 10,000 रुपया। अब यहाँ पे इसको फाइनल हमने बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पे लिखा गया। अब देखो 20,000 रुपये यहाँ से हो गया, 52,000, 32,000 और 10,000। अब ये सबको जोड़ लो, ठीक है ना। तो जोड़ने के बाद आपका आ रहा है 1,00,000, अगर देखा जाए तो 14,000। कितना आ रहा है बच्चा? 1,14,000। इसको जोड़ो, ये सब का सब आपको जो दिख रहा है ये सब आपका एडिशंस वाला है। और यहाँ पे अगर देखोगे, अच्छा ये देखो, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे इंक्रीज करा था, ये इसको भी मैंने ऐड कर लिया, मतलब जितना भी प्लस वाला है उसको एक तरफ ऐड कर लिया गया। और ये माइनस जो क्रेडिटर्स हुआ, माइनस करने के बाद जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 34,000। 1,14,000 में से अगर आप 80,000 रुपया अगर माइनस करोगे बच्चा तो कितना बचेगा? 34,000, है ना। यही आपका होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चंस होगा, सर यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस तो ठीक है किए, बैंक लोन का बातें नहीं करें, शेयर कैपिटल्स की बातें नहीं करें, फिर यहाँ पे जन कैसेट बैंक की बातें नहीं करें। भैया ये सब अलग अलग का आइटम्स है, हमको सिर्फ बोला गया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बनाने के लिए, इसी वजह से हम यहाँ पे सिर्फ इसी आइटम को कंसीडर करेंगे। बात समझ में आया? क्योंकि पहले फॉर्मेट तो याद होना चाहिए, ठीक है बच्चा। ये आपको समझ में आ गया? अब नहीं समझ में आया, यहाँ पे क्वेश्चंस भी है और आंसर्स भी है। इस क्वेश्चंस को फॉर्मेट कम से कम याद कर ले, क्योंकि एग्जामिनेशंस में फॉर्मेट भी आता है, हम किसको ऐड करें और किसको सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। और ये 100% कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आएगा ही आएगा। 3 होता है ना, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और पहले तो इन्वेस्टिंग होता है और तब आता है फाइनेंसिंग। तीनों में से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये 5 मार्क्स क्वेश्चंस में आएगा, 5 मार्क्स क्वेश्चंस में, ठीक है। ये 100% श्योर हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर दिख रहा होगा बच्चा, सेकंड नंबर बोला गया ए एंड बी आर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, दिया गया प्रपोर्शंस ऑफ 3/5 2/5। वेरी गुड, ये ध्यान रखना, ये ओल्ड रेशियो हमको दिया हुआ है। द फ्लोइंग वाज देयर बैलेंस शीट भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक तरफ लायबिलिटीज है, दूसरी तरफ एसेट है। ये एसेट है, ये बार बार यहाँ पे मिसप्रिंट जो है ना यहाँ पर हो रहा है, ये एसेट है। बात समझ में आ गया? आपको मालूम होना चाहिए, एक तरफ लायबिलिटीज होता है, दूसरी तरफ एसेट होता है, ये गलती से लिखा हुआ। जैसे यहाँ पर आइटम सही पता कर सकते हैं, एसेट है या लायबिलिटी, कैश, इन्वेस्टमेंट, डेब्टर्स, स्टॉक, फ्री होल्ड बिल्डिंग, उसके बाद यहाँ फर्नीचर, बिल्कुल ये एसेट वाले हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन सुनो बच्चा क्या कह रहा है, बोला गया दे डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। अब ये पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करना चाह रहा है। डिसॉल्व होने के बाद बोला गया जो भी एसेट यहाँ पे है, एक्सेप्शंस बोला गया इन्वेस्टमेंट एंड कैश वी आर सोल्ड 34,000। तो जो भी यहाँ पे एसेट था उसमें से इन्वेस्टमेंट और कैश को बोला गया यहाँ पे छोड़ के बाकी 34,000 रुपया में बेच दिया गया मार्केट वैल्यू के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट बेचा गया 11,000 में, विच वॉज टेकन ओवर बाय द बी। यहाँ पे ए और बी कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर है। अब ये बिजनेस पूरे तरीके से डिसॉल्व हो चुका है, तो जो भी एसेट है वो एसेट को यहाँ पे बेचा जा रहा है या किसी को दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला गया है बी तो लिया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ऑल्सो एग्री डिस्चार्ज बैंक ऑफ लोन, तो लोन जो बैंक लोन है इसमें ये चुका देगा, ठीक है, ऐसा ये एग्री कर रहा है। द एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग ऑफ वेयर 550, ठीक है, जो भी खर्चा होगा इसको बंद करने में, इस पूरे कंपनी को बंद करने में वो 550 रुपया हुआ है। क्वेश्चन समझना है। द क्रेडिटर्स वेयर पेड 2,515 रुपया। आप इससे पहले देखो क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स है 2,640 रुपया, उसमें से इतना ही पेमेंट किया गया फुल सेटलमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये भी हम लोग पेमेंट करेंगे। तो हमको यहाँ पे बोला गया यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिलायंस अकाउंट। तो हम लोग को क्या बनाना है बच्चा? रिलायजेशन अकाउंट। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए जो रिलायंस अकाउंट में हम लोग कौन कौन से यहाँ पे आइटम्स को किधर भेजते हैं। तो हम लोग क्या करते बच्चे, एक सिंपल सा थॉट बताएं। जितना भी पहले ये जो क्रेडिटर्स है ना, ये जो आपको दिख रहा है लायबिलिटी साइड में, डेबिट में उसको क्रेडिटर्स में भेज दो, इस तरह भेज दो, ठीक है ना। और इधर जो भी एसेट दिख रहा है, ठीक है ना, पहले इसको इधर भेज दो। और उसके बाद दूसरा स्टेप ये करो, इसमें जितने भी आपको जो बेचा गया है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट उसी साइड में जो नीचे करना होता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग आपको यहाँ पे समझाते हैं। आपने यहाँ पे क्वेश्चन तो देख लिया, क्वेश्चन तो देख लिया यहाँ पे। अब इसको मैं छोटा कर देता हूं। अब यहां से इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो यहाँ पे कौन कौन सा चीजें यहाँ पे हम भेजेंगे वो देखने की कोशिश करो। ये तो 100% रिलेशंस अकाउंट की,
यहाँ पे बात करें बच्चा, देखो ये क्वेश्चन है, अब ये आंसर मैंने क्या बोला, यहाँ पे जितने भी चीजें हैं आप इधर वाले जो भी एसेट है कैश छोड़ के सब इधर भेज दो। तो इन्वेस्टमेंट 10,400 का, डेप्टर्स 9,800 का, स्टॉक 4,375 रुपए का, फ्री होल्ड बिल्डिंग और फर्नीचर, इसको कैश को छोड़ के बाकी बात जितने भी है ना सब ट्रांसफर करो। तो देखो सब ट्रांसफर किया है, इन्वेस्टमेंट, डेप्टर, स्टॉक, फ्री होल्ड बिल्डिंग ट्रांसफर कर दिया, उधर से इधर ट्रांसफर कर देना है, सिंपल सा थॉट है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला इधर जो दिख रहा है ना आपको सब उधर ट्रांसफर कर दो, मतलब ये यहाँ पे क्रेडिटर्स दिख रहा है, सिर्फ क्रेडिटर्स हो गया, बैंक लोन हो गया, ये रिजर्व फॉर कंटीजेंसी बिल्कुल ऐड नहीं होगा, वो पार्टनरशिप में बढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कैश भी अगर कहें तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जब बनाएंगे ना अगर बोला जाता तब वहां पर उसका ट्रीटमेंट होता, ठीक है। ये भी नहीं बात करेंगे। हाँ, बैंक लोन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सब ट्रांसफर होने के बाद अब यहाँ से इसके आगे की जो दिख रहा है, ये जो आइटम्स दिख रहे हैं बच्चा, ये कैसे होता है, नीचे नीचे जो भी एसेट को हमने बेचा है, बेचने के बाद यहाँ पे देखो विद एक्सेप्शन इन्वेस्टमेंट एंड कैश वेयर सोल्ड बोला गया 34,000। तो यहाँ पे देख सकते हो कैश बोला है यहाँ पे जो एसेट है 34,500। अब 34,500 यहाँ पे 34,000, बताओ 500 रुपया कहाँ से ला दिया। फिर यहाँ पे बी बोला है कैपिटल्स अकाउंट इन्वेस्टमेंट 11,000, तो यहाँ पे 11,000 रुपया लिया, ये 34,000 रुपया बोल रहा है, ये गलती से यहाँ पे लिखा हुआ, 34,000 लिखो, बात समझ में आया, मिसप्रिंट होता है कभी कभी। उसके बाद बोला गया बच्चा ये तो दो चीजें यहाँ पे रियलाइज हो गया। अब नीचे की जो बात है रिलेशन एक्सपेंसेस किधर जाता है, डेबिट साइड में, ये आपका क्या है क्रेडिट साइड, ये आपका क्या है डेबिट साइड, है कि नहीं है। तो रिलेशन एक्सपेंसेस कितना है 550 रुपया। अच्छा एक बात आओ, ये जो क्रेडिटर्स है ना जो कि बोला गया 2,640 रुपया है, लेकिन कितना में सेटलमेंट किया जा रहा है 2,515 पे, तो यहाँ पे 2,515 ही आप लिखोगे क्रेडिटर्स के हिसाब से, ठीक है। खर्चा जो हुआ वो कैश में होता है, एक आप चाहो तो हेडिंग भी इस तरीके से लिख सकते हो, और ये सारी अमाउंट क्रेडिटर्स का एक्सपेंसेस का ऐसे करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो क्रेडिटर्स हो गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 550 रुपए ये भी लिखा गया। और ये जो दिख रहे बच्चा फर्नीचर जो दिख रहा है यहाँ पर 2,550, तो ऑलरेडी पहले से ही है, ये जो पहले से ही है, इतना मैंने बोला था ना उधर से इधर ट्रांसफर कर दो उसी समय का है, ठीक है। अब ये इतना चीज तो भाई बैलेंस शीट का यहाँ से उठा के सिर्फ कैश को छोड़ के अगर बात करें इतने चीज यहाँ पे सीधा ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और क्रेडिटर्स इधर वाला इधर ट्रांसफर हो जाता है। ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा बच्चा। अब जब तक फॉर्मेट अगर याद नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चंस को नहीं बना सकते हो। जिसे मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला की जरूरत पड़ता है, उसी तरीके से आपका अकाउंटेंसी को बनाने के लिए क्या चाहिए तो फॉर्मेट। तो बात समझ में आ गया। ये सब होने के बाद हिसाब किया गया, हिसाब मतलब बैलेंस किया गया, तो जो सबसे ज्यादा दिखता है ये देखो, इसको अगर जोड़ने पर अगर बातें करें तो 4 और उसके बाद यहाँ 5 9, तो इसका मतलब इसको जोड़ के मान लो अगर ये 34,500 अगर लिख ही दिया है तो इस जगह पे छोड़ के यहीं पे बात कर लेते हैं 34,500 यहीं पे लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे हिसाब करने के बाद यहाँ जो दिख रहा है और यहाँ जो दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ बच्चा इधर के जोड़ने के बाद ज्यादा आया होगा, इधर ज्यादा अगर आया होगा ज्यादा तो इधर इसका आंसर आएगा। अब इधर जब ज्यादा आएगा तो इधर कम है तो इधर आंसर आएगा, है ना। तो यहाँ पे 2,250 रुपया जो दिख रहा है और ये बटा हुआ, इसका रेशियो देख रहे हो क्या लिखा हुआ 3/5। तो यहाँ पे 3/5 इंटू जो होगा वो कितने से कर लेने हैं हमको, कितना 3,250 का, तो 3,250 रुपये ऐसे हो जाएगा। ये पहला ए नाम के बंदा जो है ए नाम के बंदा के पास इतना जाएगा। बी नाम के बंदा के पास यहाँ पर अगर बात करें बच्चा रेशियो लिखा हुआ 2/5, यहाँ हो जाएगा 2/5 इंटू 3,250। तो आप लोग इसको कैलकुलेट करके देखना तो ए के इतना ही आएगा, 1,950 ही आएगा। और इसको जब कैलकुलेट करोगे बच्चा तो यहाँ पे 1,300 ही आएगा। बात समझ में आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 रिलेशन अकाउंट का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चा। इसीलिए इसको फॉर्मेट जितने भी आपको ये फॉर्मेट 100% आप अच्छे तरीके से याद कर लो तो कौन सा आइटम्स में किधर हम लोग भेजने वाले। मैं तो यहाँ पे फास्ट रिविजन के तौर पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन को समझाएंगे तो आपको टाइम ज्यादा लग जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जैसे कि अभी अभी आपको मैंने बताया है एक क्वेश्चन पहला नंबर। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चंस को शामिल किया है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आता है, ठीक है। पार्ट 2 जो बुक है ना फाइनेंशियल्स वाला, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ बच्चा ये जो लिखा हुआ है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फ्लोइंग, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। इस बार बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है, इस बार क्या दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम लोग वही बात करने वाले हैं इसके फॉर्मेट के हिसाब से। जो भी
आइटम्स होता है इसमें जोड़ने वाले, उसको हम लोग लिखने वाले। तो पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट है, उसको तो हम लोग लिखबे करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसका कैलकुलेशंस कर लेते हैं, जो आखिर इसका प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। यहाँ पे आपने इसका क्वेश्चंस तो देख लिया ना क्वेश्चंस क्या है। अब यहाँ पे अगर बात करें बच्चा, इसको बनाया कैसे जाना है, बनाया कैसे जाना है, सिर्फ फॉर्मेट याद होना चाहिए। फॉर्मेट अगर याद है ना तो क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा, ठीक है बच्चा। यहाँ पे आपने देख लो, यहाँ पे आपने देख लिया। अब आपको एक एक करके समझाते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ देखो कितना है 3800। यहाँ से देखो ये वर्किंग नोट भी साथ में मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, ताकि आपको जल्दी समझा सके ये कैसे आया है। तो पहले लिखा यहाँ पे जो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बातें करें 3500, 3500 अगर बातें करें तो क्वेश्चन में देखो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट यहां से उठा गया। उसके बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रपोज डिविडेंड 700 रुपया, तो 700 रुपये प्रपोज डिविडेंड जो दिख रहा है ना, इसको जोड़ना पड़ता है। अब इसको जोड़ 4200 रुपया हो गया। अब इसमें जो है ना प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है 400 रुपया। ये सब हिसाब करने के बाद अब इसको माना जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है, बिफोर टैक्स। ये हुआ बिफोर टैक्स, इसमें टैक्स इंक्लूड था, टैक्स को हटाया गया था, है कि नहीं। टैक्स ये सब देखते हो जोड़ के तब ने यहाँ पे जो बचा था वो लिखे हैं, लेकिन हम लोग क्या किए इसको रिवर्स कर दिए। अब ये माना जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला ही लिखा जाता है, ये ध्यान रखें। ये नेट प्रॉफिट, इसमें टैक्स इंक्लूड है, डिविडेंड इंक्लूड है। अब इसको एक्सक्लूड करके यहां से अगर बातें करें, बातें कर लिए, ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो बच्चा ऐड कौन होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 200 रुपया जो दिख रहा है आपको ऐड करना होगा। फिर डिप्रिसिएशन जो 400 रुपया है वो ऐड करना होगा। फिर यहाँ पे लॉस हुआ है तो वो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है गुडविल रिटेन ऑफ है 1500। अब ये सब जोड़ के यहाँ पे 2400 रुपया लिखा गया। अब उसके बाद यहाँ पे 2400 लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे अगर देखें नॉन कैश आइटम्स के बारे में, ये जो लिखा हुआ है 6200, ठीक है, 6200 की अगर बातें करें, आप देखो क्या करना होगा, जितने भी नॉन कैश आइटम्स है जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट 1700 ये भी लिखो। उसके बाद यहाँ पे इनकम टैक्स रिफंड 300 ये भी लिखो। और कमीशन जो दिख रहा है बच्चे यहाँ पे 1300, इस सब को लिख के जोड़ने के बाद क्या करना होगा, इसमें से इसको घटा दे। अभी 6200 बोलोगे सर 6200 कैसे आया, अब एक लाइन खींच लो ना, ऐसे करके बात समझ में आ जाएगा। इसको जोड़ के यहाँ पे ऐसे करके निकाला गया है, और यहाँ से इसको जब जोड़ दिया जाएगा तो देखो 8 और 4 12 और 3 2 5 1 6 ये आया। बात समझ में आएगा नहीं, इसको जोड़ेंगे तो इतना आया। ये मत समझो सर यहाँ तो कुछ तो है ही नहीं, हम इसका बात कर भी नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद अब ये कितना आया है 6200। अब 6200 में इतना घटाने हैं, इसको इससे घटा लेंगे, ये क्या बचा 2900 जो बच रहा है ना, यही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हुआ। पहला जो क्वेश्चंस दिए थे वो था बैलेंस शीट के ऊपर, ये जो दिख रहा है बच्चा यह प्रॉफिट एंड लॉस जो हमको दिया गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर दिया रहेगा तो ऑपरेटिंग में कौन कौन से आइटम्स जाते हैं, ऐड होते हैं, वो कृपया करके आप अच्छे तरीके से याद कर लें, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चंस है, ये आंसर्स है, ठीक है। लेकिन कैसे कैसे आया है मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो है ना रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चंस दिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 में से कम 2 चीजें आपको निकालने के लिए बोला गया। लेकिन यहाँ पे अगर चलो अगर हम सब अगर निकाल भी लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बोला गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालो, और ये रहा इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं फटाफट। तो जैसे कि बच्चा यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुका है आखिर क्वेश्चंस में क्या बातें दिया हुआ है। अब इसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जो आखिर हम इसमें कौन कौन से चीज को ऐड कर सकते हैं या नहीं। पहली बात यहाँ पे बच्चा आप देखो, अगर आपको निकालना है, अगर आपको यहाँ पे अगर निकालना है सबसे पहले क्या, तो पहले निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए। कैसे निकलता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स, ठीक है। अब ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकालने का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू क्या होता है 100 होता है। तो यहाँ पे अगर देखो ग्रॉस प्रॉफिट 1,90,000 निकाल के ला दिए, क्योंकि नेट सेल्स अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स, करंट लायबिलिटीज, उसके बाद लोन, करंट एसेट, इक्विटी शेयर कैपिटल्स, और यहाँ पे सारे आइटम्स आपको जितने भी हैं
सब इंफॉर्मेशन करके हिसाब से दिया हुआ है। अब नेट सेल्स अगर निकालना है तो यहाँ पे देखो ग्रॉस प्रॉफिट 5,65,000 माइनस कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स, तो वो देखो माइनस कॉस्ट ऑफ सोल्ड, नेट सेल्स दिख रहा है यहाँ पे, ये सब दिया हुआ है। इसको माइनस करने के बाद 1,90,000 जो हुआ ये हुआ ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर रखेंगे, नेट सेल्स जो आपको दिख रहा है 5,65,000 यहाँ पर रखेंगे। अब इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो परसेंटेज में आता है। जब भी अगर आएगा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो हमेशा किस में आता है, परसेंटेज में। इसी वजह से इसका आंसर जो होगा बच्चा वो कितना हो जाएगा, तो क्या हुआ फॉर्मूला, फॉर्मूला तो आपको पता चला ना, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट बाय में नेट सेल, इसी वजह से इसका आंसर ये है। दूसरी क्वेश्चन पे आते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, तो डेब्ट बाय इक्विटी होता है ना। अगर डेब्ट बाय अगर इक्विटी अगर होता है तो देख लो फॉर्मूला, ये रहा पहला क्वेश्चन। अब ये दूसरा क्वेश्चन की अगर आंसर की बात करें तो डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू डेब्ट बाय इक्विटी। अब यहाँ पे डेब्ट की बातें करें तो डेब्ट में कौन सा आएगा, जैसे डिबेंचर्स, लोन, ये दोनों को जोड़ लो तो टोटल यहाँ पे आ गया 2,54,000। यहाँ पे से देख सकते हो सब दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इक्विटी की बात करें तो इक्विटी कितना दिया हुआ है, इक्विटी शेयर दिया हुआ है आपका 3,95,000, दिख रहा है ना, वहां से सीधा 3,95,000 यहाँ पे लिख देंगे। इसको हम लोग सिंपलिस्ट कर लेंगे, रेशियो निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, वैसे तो आपको दो ही बोला गया था, अब है यहाँ पे तीसरा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए आपके पास जो होना चाहिए वो वर्किंग कैपिटल्स होने चाहिए, ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे चलो, यहाँ देखो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स की बात करें 3,75,000। दूसरी बात यहाँ बोला गया वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो जितने भी करंट एसेट होता है उस करंट एसेट में से अगर करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो यहाँ पे निकल कर आएगा आपका वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे 1,50,000 रुपया यही होगा। ठीक है, अब बहुत सिंपल हो गया, कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स दिया हुआ है और यहाँ पे 1,50,000 रुपया हम लोग वर्किंग कैपिटल निकाल लिए हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे। और ध्यान रखना ये जो लिखा हुआ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर ये हमेशा टाइम्स में आता है, टाइम्स में। देखो सबसे बड़ी बात ध्यान रखना पड़ता है भैया, दूसरा नंबर जो दिया गया था इक्विटी निकालने के लिए ये रेशियो में हुआ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो देखे थे डेब्ट इक्विटी रेशियो हमेशा किसमें था, परसेंटेज के हिसाब से बातें किए। ठीक है, ये नहीं, इससे पहले डेब्ट इक्विटी रेशियो नहीं, इससे पहले क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो परसेंटेज के हिसाब से, और वर्किंग कैपिटल हिसाब अगर बात करें तो टाइम्स के हिसाब से आता है। इसी वजह से ये वाली जो चीजें दिख रहा है ये आपको याद होना चाहिए। क्या चीज की याद होना चाहिए, जो किस में हम लोग परसेंटेज लगाते हैं और किस में हम लोग जो है ना रेशियो और किस में टाइम्स, समझिए ये जरूरी है। ये आपको दिख रहा होगा, आपने समझ लिया। ये भी क्वेश्चंस आपके लिए क्या है बच्चा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेशियो वाला क्वेश्चन जो है ना 100% क्वेश्चंस आता ही आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कह रहा है, एबीसी यहाँ पे 3 पार्टनर्स दिया गया, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो एंड लॉसेज दिया हुआ इक्वली है। तो मतलब यहाँ पे ये हुआ इस तीनों का जो प्रॉफिट और लॉसेज होगा वो 1:1 का ही होगा, 1:1:1, क्योंकि 3 वो पार्टनर है। ठीक है, बैलेंस शीट यहाँ बोला गया 30 सितंबर 2016 का दिया हुआ है। अब आगे लिखा हुआ है ऑल द एसेट रियलाइज 10% लेस देन बुक वैल्यू। ये जो पहले से जो लिखा हुआ है बैलेंस शीट में उसको हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू। अब उसमें जो भी होगा एसेट, उसमें जो भी एसेट है उसमें से 10% हमको बोला गया रियलाइज कर रहा है। क्रेडिटर्स बोला गया वेयर पेड द फुल, जितना भी क्रेडिटर्स है कहाँ है यहाँ पे, इसका मतलब मुझे बनाना होगा 100% रिलेशन अकाउंट। हाँ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है। एक्सपेंसेस यहाँ पे रिलेशन अमाउंटेड बोला गया 500, कंटीजेंट लायबिलिटी बोला गया फॉर विच नो प्रोविजंस वाज मेड 500 वाज पेड। ये सब हमको यहाँ पे निकालना है, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, तीनों निकालना। आपको मालूम होगा बच्चा मैंने अभी क्या बताया था, रिलेशन अकाउंट में जितना भी इधर एसेट दिख रहा है कैश को छोड़ के पहले उधर ट्रांसफर कर लो, इधर जो भी क्रेडिटर्स आपको दिख रहा है, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म वाले उसको इधर ट्रांसफर कर दो। अब उसके बाद जो भी एसेट आपका रियलाइज हो रहा है उसको क्रेडिट साइड में लिखो, और जो भी लायबिलिटीज को आपने पे किया उसको भी डेबिट साइड में लिखो, फिर बैलेंस कर लो कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, वही आपका हो गया रिलेशनशिप अकाउंट। बहुत सिंपल है, चलो इसको देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे जो क्वेश्चंस की बातें करें बच्चा, तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैंने जो बनाया है वो है आपका, मैंने कहने मतलब ये आपको फॉर्मेट के हिसाब से बातें कर रहा हूं, जो चीज का डिमांड है ये आपने देख लिया क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे
यहाँ पे सबसे पहले बात आपको समझना होगा, पहले एक बात समझो, उसके बाद दूसरा बात हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देख रहे हो बच्चा, मैंने बोला था अभी जितना भी फिक्स एसेट है उधर वाला 1,00,000 है, 40,000 था, 1,40,000 रुपया आ गया। फिर बैंक क्रेडिटर्स वो कैसे पता चला? तो भाई पहले ये जो 60,000 रुपया दिख रहा है ना क्रेडिटर्स, तो पहले इसको उधर भेजेंगे, जैसे कि ये भेजा गया, ठीक है। अब उसके बाद जो भी एसेट हमको नीचे इंफॉर्मेशन दिया गया, लिखा हुआ 10% है ना बुक वैल्यू से हमको रिलाइज हुआ, तो 1,00,000 जो दिया गया, तो 1,00,000 का अगर 10% की बातें करें कितना हो जाएगा? 10,000, तो 10,000 रुपया कम कर दो, ठीक है। तो 1,00,000 का 10,000 मतलब माइनस कर देंगे तो 90,000, 90,000 ये हुआ। अब करंट एसेट की अगर बातें करें तो करंट एसेट कितना है? 40,000, उसमें से 10% निकालो कितना हो जाएगा? 4,000, तो 4,000 माइनस कर दो कितना जाएगा? 36,000, तो 36,000 रुपये यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पे 1,40,000 का 10% निकालोगे तो कितना निकल के आएगा? 14,000, तो वैसे भी 14,000 रुपया माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे इतना निकल के आ गया। चलो ठीक है, अब हम लोग को ये पता है सर, अब यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे तो ट्रांसफर हुआ, ये तो ट्रांसफर हो गया, एसेट हमने रियलाइज कर लिया, उधर से उधर करिए। 3 स्टेप होता है, पहले जो भी आपको बैलेंस शीट में दिखेगा इसको, जो भी अगर लायबिलिटीज वाला उधर ट्रांसफर कर लो, जो भी एसेट है इधर ट्रांसफर कर लो, ये आपने कर दिया। उसका दूसरा स्टेप होता है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसमें से जो भी आपको रिलाइज हो रहा है, रिलेशंस हो रहा है, उसको एसेट को वो लिखो, ठीक है ना। और जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है उसको डेबिट में लिखो। क्या इसमें एक्सपेंसेस हुआ है? 500 रुपया, तो 500 रुपया यहाँ पे बैंक जनरलाइजेशन एक्सपेंसेस 500 रुपया। फिर बोला गया बैंक यहाँ पे अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है 500 रुपया के हिसाब से, तो नो प्रोविजंस कहाँ पे क्या गया है नहीं गया है, तो 500 रुपया ये आपको लिखा गया। अब लिखने के बाद यहाँ पे जब इसको बैलेंस किया जाएगा बच्चा, तो लग रहा है ये सबसे ज्यादा है 2,01,000, तो ये सबसे ज्यादा है 2,01,000, तो यहाँ भी लिख देंगे 2,01,000। लिखने के बाद इसको जोड़ने पड़ेंगे, जोड़ने के बाद यहाँ पे हो सकता है क्या हुआ? तो कम हुआ, तो 15,000 रुपया आ गया। अब 15,000 रुपया आ गया तो क्वेश्चंस में लिखा हुआ था जो ABC जो पार्टनर है ना, वो तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं? बराबर बांटने की कोशिश कर रहा है। तो 15,000 का जब बराबर अगर बांट रहे हैं तो रेशियो कितना है? इक्वली। इक्वली मतलब बनेगा 1:1:1। अब इसका मतलब इसको रेशियो करते हैं 1/3, 1/3, 1/3, ये होगा। और सबको अगर 15,000 रुपये से अगर मल्टीप्लाई कर देखें तो 5,000 रुपया इसका आएगा, क्योंकि 15,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है, इसी वजह से 5,000 रुपये इसका, 5,000 रुपये इसका, 5,000 रुपये इसका। समझ में आ गया? अब यहाँ पे क्या होगा बच्चा, यहाँ देखो, अब आगे सुनो। अब यहाँ पे ये जो 5,000 रुपये 5,000 रुपये ABC को दिख रहा है ना, ये 5,000 रुपये अगर इधर दिख रहा है, ये कौन सा साइड में? क्रेडिट साइड। ये कौन सा साइड में है? डेबिट साइड। अब वो जो क्रेडिट में जो दिख रहा है ये वाला बैलेंस, आप इसको इधर ट्रांसफर करना है। ध्यान, बहुत सिंपल है, इधर से इधर। अगर ये क्रेडिट में है तो चला जाएगा डेबिट में, अगर ये डेबिट में होता तो कहां चला जाता? क्रेडिट में। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे ये सब एक एक जो भी नाम दिया गया ABC सब में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पे देखेंगे उसमें कैपिटल्स पहले से कितना दिया, 30,000 रुपया कैपिटल दिया है, 30,000 रुपया कैपिटल भी लिखा आता है, तो 30,000 रुपया कैपिटल भी लिख दिए। लिखने के बाद इसको बैलेंस किया जाएगा, तो 30,000 30,000 30,000, 5,000 रुपया वहां से प्रॉफिट लेके आए हैं। अभी जो 25,000 रुपया जो दिख रहा है बच्चा, यहाँ पे 25,000 25,000 25,000 रुपया, ये सब कहाँ पे जाएगा? तो जाएगा आपका बैंक अकाउंट में। ये जो 25,000 रुपया जो बैलेंस दिख रहा है वो कहाँ पे जाने वाला बच्चा? तो बैंक अकाउंट में। तो चलो बैंक अकाउंट का भी हम लोग बातें कर लेते हैं। यहाँ पे बैंक अकाउंट है। अब यहाँ पे इसको जब आप दिखाओगे, देखो दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये बैंक अकाउंट में चला जाएगा, है ना। अब कैसे बैंक अकाउंट में? 25,000 25,000 25,000 रुपया, तो यहाँ पे 25 25 25 दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, 25,000 रुपया हमने दिया। अब यहाँ पे जितने भी खर्चा हुआ है या जितना भी रियलाइजेशन हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है? बैंक अकाउंट के थ्रू हुआ है। मतलब तो हम लोग क्या करेंगे, ये 60,000 रुपये जो दिख रहा है वो बैंक के थ्रू हम क्रेडिटर्स को पेड किए थे, इसी वजह से यहाँ पे 60,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। पहले देखो इधर पेड किए डेबिट में, तो कहाँ चला गया? क्रेडिट में। मतलब इसमें भी जो भी दिखेगा इधर का आइटम्स, जैसे ये जो 60,000 रुपये दिख रहा है इसको पेमेंट किए बैंक के थ्रू, तो कहाँ पे चला जाएगा? उधर क्रेडिट में चला जाएगा। अब ये भी जो दिख रहा है आपको डेबिट साइड दिख रहा है, तो उधर कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड चला जाएगा। और इधर भी जो मुझे बैंक से रिलेशन हुआ है, जो भी एसेट 1,26,000 रुपए, ये किस साइड में दिख रहा है? क्रेडिट साइड में। तो बैंक अकाउंट में चला जाएगा डेबिट साइड में, जैसे आप देख सकते हो 90,000 और 60,000। अब सबको जब जोड़ दिया जाएगा, अच्छा ये बैलेंस BD जो दिख रहा है 10,000 रुपया, वो कहाँ से आया? तो पहले से ही आपको दिख रहा होगा कैश एट बैंक में, पहले से यहाँ पे 10,000 रुपये लिखा हुआ है ना, वही 10,000 रुपये यहाँ पे आता है। मैंने आपको बताया था जो कैश या बैंक का जो अमाउंट होगा, जब हम लोग बैंक या कैश बनाएंगे उस समय यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। यही रहा बच्चा आपका आंसर, जिसमें आपको साफ साफ बताया गया है जो किसमें कितना लिखना है या नहीं लिखना है।
बात समझ में आ गया। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, ठीक है ना, ये बातें आपको समझ में आ गया जो कौन सा आइटम्स कहां पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बातें कर लेते बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चंस का ये आप देख सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, अगर आपको नहीं नजर आया होगा तो आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट है 6 नंबर। बोला गया यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस की बातें कर रहे हैं। वैसे फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चंस दिया गया है, तो बोला कि यहाँ पे पहले से आइटम्स बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आपको क्या करना होगा, एक तरफ इनकम का बनाना है फॉर्मेट, एक तरफ एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर का, जो कि डेबिट होता है खर्चा, ठीक है, क्रेडिट होता है इनकम। अब डेबिट और क्रेडिट करने के बाद एक तरफ जो क्रेडिट होगा वो इनकम की वजह से होगा और जो डेबिट होगा वो खर्चा की वजह से होगा। अब यहाँ पे जो भी आइटम्स दिख रहा है ये सब एक्सपेंसेस का दिख रहा है, तो ये सब कहां पे चला जाएगा, एक्सपेंडिचर में, ठीक है, डेबिट में। ये सब जितने भी आइटम्स दिख रहे हैं बच्चे वो कहां चला जाएगा, डेबिट में। खासकर छोड़ के क्या, यहाँ पे बैलेंस जो सीडी दिख रहा है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इसको छोड़ दो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इसका अगर बात करें, ये भी वैसी बैलेंस दिया गया, इसको अलग ट्रीटमेंट कर लेंगे। अब ये सब्सक्रिप्शंस के हिसाब से इनकम कहां से आ रहा है इसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, जितने भी खर्चा होगा उसको डेबिट कर देना है, जितने भी इनकम होगा उसको क्रेडिट कर देना है। ठीक है, चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चंस तो आपने देख लिया, क्वेश्चंस तो देख लिया बच्चा, क्या क्या क्वेश्चंस दिया गया। अब इसके आंसर्स भी देख लो, सारे आइटम्स को हम लोग लिखेंगे भी या नहीं, सारे आइटम्स को लिखना जरूरी नहीं हो। तो पहले यहाँ पे तो आपने देख लिया जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ पे एक तरफ एक्सपेंडिचर दूसरी तरफ इनकम, ये हुआ डेबिट साइड, ये हुआ क्रेडिट साइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चा, यहाँ पे अगर ध्यान से अगर देखोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, एंट्रेंस फीस रिसीव हुआ, इनकम है तो इनकम पे लिख देंगे। अब ये बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव 18,000, तो 18,000 का सब्सक्रिप्शन आपको कहां से नजर आ रहा है, 2012, ये डाटा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 31 दिसंबर 2016 और हम लोग बना रहे 31 दिसंबर 2016, तो ये 12/11 काहे दिया हुआ है। ठीक है, ये मुझे लग रहा है ये गलत दिया हुआ है, यहाँ 15, 16 और फिर 17, तो यहाँ पे होना चाहिए 15 के हिसाब से, तब 16 के हिसाब से, तभी तो हम बातें कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है उसी साल रिसीव होगा तभी तो बात चल सकता है। ये 15 हो सकता है, ये 17 हो सकता है, तो हम लोग प्रेजेंट ईयर की बात करते हैं, ये 18,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसका एंट्रेंस फीस अगर देखें तो 2500 रुपया है, तो 2500 रुपया हम लोग एंट्रेंस फीस यहाँ पे, तो ये लिख सकते हैं। फिर बोला भाई इनकम फ्रॉम कैंटीन, कैंटीन से मुझे कितना इनकम हो रहा है, 9,400, तो ये हुआ इनकम फ्रॉम कैंटीन। जो भी इनकम हो रहा है, ये देखो ये डेट में गलती है, यहाँ पे 2016 की बातें चलेगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर ये कैंटीन का हो गया और डोनेशन जो रिसीव हो रहा है 2400, तो ये सब का सब क्या हुआ, इनकम, तो हमने इसको लिख दिया इनकम। आप बोला कि एक्सपेंडिचर की बात बताओ, तो एक्सपेंडिचर में जितना भी दिख रहा है मैंने बताया सबको यहाँ पे लिख दो, खासकर इसको मत लिखो, ये बैंक अकाउंट में चला जाएगा, इसका हम लोग बातें नहीं करें। ये सब जितना भी दिख रहा है ना सब लिख दो। परचेज भी किया गया तो परचेज भी वैसे सब्सक्रिप्शन यहाँ पे बात कर लेंगे। यहाँ देखो कुछ बातें यहाँ पे, परचेज इन्वेस्टमेंट एज कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इसी वजह से हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल भी किस तरीके से होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो ये भी नहीं लिखेंगे। आइटम्स आपको याद करने की जरूरत होना चाहिए बच्चा। अगर आप आइटम्स अगर याद नहीं करोगे अकाउंटेंसी में जो कौन सा आइटम्स किधर जाएगा, तो आपका न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस नहीं बन पाएगा। अगर याद नहीं है तो, अगर याद है तो आसान से बन जाएगा। ये स्पोर्ट्स एंड मटेरियल जो होता है वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, इसी वजह से हम इसको इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इनकम और एक्सपेंडिचर है। कैपिटल नेचर की बात इसमें आएगा तो नहीं लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखना। बाकी बात यहाँ पे जो दिख रहा है ऑफिस एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, सैलरीज, वेजेस, रेंट, ये सब लिख देंगे। अब लिखने के बाद इसको बैलेंस किया जाएगा। बैलेंस में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है 32,300, हिसाब कर लेना। अब ये नहीं कहना सर यहाँ पे जोड़ घटा में गलती है, खुद से भी कर सकते हो। बस मैं यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ कौन से आइटम्स किधर जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। 32,300 यहाँ पे लिख दिए। अब इधर जो लिखेंगे 32,300, तो यहाँ भी लिखा जाएगा 32,300 लिख दिए। अब ये जो भी खर्चा है, ये जो भी खर्चा होगा इस सबको जोड़ के अब 32,300 में से क्या करेंगे, जो भी आएगा ये सब जोड़ने के बाद, इसमें यहाँ से घटा लेंगे तो यही निकल के आएगा। अगर डेबिट साइड में अगर आ गया तो सरप्लस, इधर आ जाएगा तो डिफिसिट, मतलब कमी। ठीक है, बातें समझ में आ गया कि क्यों यहाँ पे किस तरीके से जाएगा और यहाँ पे कौन सा आइटम्स क्यों नहीं लिखाया जाएगा, सब मैंने आपको बताया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर बोला गया बच्चा, राम एंड को बोला गया कॉर्पोरेशन या कंपनी बोल सकते हैं, राम एंड कंपनी परचेज मशीनरी फ्रॉम मोना कंपनी 4 लाख के हिसाब से, सम बोला गया उसके जो हिसाब से 1,75,000 दिया हुआ, 1,75,000 वाज पेड बाय द मींस ऑफ बैंक ड्राफ्ट्स फॉर द बैलेंस ड्यू राम एंड सन्स बोला इशू इक्विटी शेयर्स 10 each of the discount 10% journalize the above transaction in the stock या हुक ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक मशीन खरीदा है ना, ये जो दिख रहा है राम एंड कंपनी किससे मशीन खरीदा है, मोनास। तो इसके पास, राम के पास क्या आएगा, मशीन। अगर जर्नल एंट्री करते हैं तो जाएगा क्या, तो यहाँ पे कैश की बातें नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे जो पेड कर रहा है तो बोला कि 1,75,000 पेड जो कर रहा है वो बैंक ड्राफ्ट से, और बाकी बात जो बच रहा है उसके लिए ये शेयर इशू कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आया। मैंने एक मशीन खरीदा किसी दूसरे से, तो मैंने क्या किया, मशीन तो मेरे पास आ गया और हमने क्या किया, 1,75,000 रुपया जो ड्राफ्ट से भेज दिए, अब बाकी बात जो रुपया बच रहा है मशीन को उसको हमने अपने कंपनी का अगर कहा जाए तो शेयर इशू कर दिए। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एडजस्ट करना है इस ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, इसको बोल सकते हैं कैश अदर देन ट्रांजेक्शन्स में आता है कंसिडरेशंस में। तो इसका एंट्री जो होगा यहाँ पर अगर लिखते हैं बच्चा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे दो बातें चल रहा है। पहली बात है यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे पहले ये समझना पड़ेगा, ये तो आपको दिख रहा है, पहले हम लोग को यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि आखिर इसका नंबर ऑफ शेयर्स होगा तो होगा कितना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्वेश्चंस तो देख लिया जो क्या कह रहा है, क्वेश्चंस तो देख लिया ना। अब यहाँ पे जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसको ध्यान सुनो। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला होता है पेबल अमाउंट बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। आप बताओ 2,25,000 रुपया की जो बातें चल रहा है, 4 लाख वहां पे दिख रहा है, 4 लाख रुपया का मशीन है जिसमें से 1,75,000 रुपया क्या कर चुका है, पेड कर चुका है। अब यहाँ पे 4 लाख में से अगर मान लो माइनस करते हैं 1,75,000 रुपया, तो कितना बच रहा है, यही बचा होगा, 2,25,000 रुपया बचा होगा। तो यहाँ पे ये 2,25,000 रुपया। अब बोला यहाँ पे जो 10 तो है इसका फेस वैल्यू, लेकिन उसमें से 10% डिस्काउंट पे, तो सिंपल से इतना अगर नहीं भी करते तो सिंपल लॉजिक ये है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है, उसमें से 10% अगर मुझे डिस्काउंट देना है तो 9 रुपया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे 9 से हम डिवाइड कर लेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर्स है कितना हुआ, 25,000 शेयर हुआ, रुपया नहीं हुआ। 25,000 रुपया क्या हुआ, 25,000 दिख रहा है वो शेयर हुआ। तो यहाँ पे शेयर निकालने का फॉर्मूला यही होता है। तो आपने शेयर निकाल लिया। अब यहाँ पे निकालने के बाद जो 25,000 रुपया हुआ शेयर्स, उसमें से 10 इसका फेस वैल्यू है, तो 25,000 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,50,000 रुपये इसका सम हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा शेयर्स का। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है 10% के हिसाब से डिस्काउंट है, 2,50,000 रुपया का डिस्काउंट, तो 25 रुपया तो हबे करेगा डिस्काउंट। ठीक है ना। अब 4 लाख में से 1,75,000 रुपया हुआ तो 2,25,000 रुपया मैंने अभी बता दिया कैसे होगा। अब 2,50,000 रुपया में से 25% अगर डिस्काउंट के हिसाब से निकालते हैं तो यहाँ पे 2,25,000 रुपये का ट्रीटमेंट हम लोग अब इसका क्या करने जा रहे हैं, एंट्री। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है, मैंने समझा भी दिया। अब यहाँ पे एंट्री ये हुआ, आपने मशीन खरीदा तो आपके पास मशीन आया, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मशीन को डेबिट। आपने मशीन किससे लिया, तो मशीन आपने लिया फ्रॉम मोना से, उसके पास से आपके पास मशीन आया और उससे के पास से चला गया। तो यहाँ पे एंट्री देख सकते हैं बच्चा, आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब भी आता है मशीन क्या है, रियल अकाउंट है, तो डेबिट हो जाएगा। किसके द्वारा आया है, कहां से आया है, टू मोना के हिसाब से। अब यहाँ पे मोना एंड कंपनी को हमने अगर कहा तो 1,75,000 पेड किया, किसको पेड किया, तो मोना कंपनी को, तो वो तो पाई, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से पैसा चला गया, कहां जाएगा, बैंक से, तो बैंक यहाँ पे चला होगा क्रेडिट, ये हो जाएगा डेबिट। अब यहाँ मोना एंड कंपनी अगर बातें करें तो 2,25,000 रुपया वहां से आपको दिख रहा है, ये वाला नंबर से यहाँ पे लिख देंगे। अब 25,000 रुपया जो दिख रहा है वो डिस्काउंट ऑफ शेयर के हिसाब से, टोटल यहाँ पे शेयर कितना इशू किया जाएगा, तो 2,50,000 रुपया। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रीटमेंट हुआ इस क्वेश्चन का। प्लीज इस तरीके के एडजस्टमेंट टाइप क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालने के लिए आने चाहिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बच्चा आपको ये कैलकुलेशंस करना पड़ेगा इधर वाला, और उसके बाद यहाँ पे ये जर्नल एंट्री करना होगा। समझ में आ गया। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो दिख रहा है, बोला गया फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपेयर करना है जब पहले 2015 में क्या था और अभी 2016 में क्या डाटा दिया गया। जैसे आप देख सकते हो नेट सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है, अदर इनकम है और इनकम टैक्स है। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि कितना बढ़ा हुआ है कितना घटा हुआ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये रहा आपका क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चंस की अगर बातें करें तो आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या कह रहा है, 2015 में कितना था, 2016 में कितना था। इसके हिसाब से आपको बढ़ा है या घटा है आप इसको खुद से भी बातें कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है। देखो अब यहाँ पे नेट से 13,20,000 रुपया था, फिर 18 लाख हुआ तो बढ़ गया ना, ये बढ़ा हुआ है तो ये इंक्रीज करा। बहुत सिंपल है। अब इसमें से लेस ऑफ क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स कर लेंगे। तो 10 लाख यहाँ पे दिया हुआ है, 10 लाख और 13,40,000, उसको देखो 10 लाख से 13,40,000 रुपया कितना बढ़ा, तो 3,40,000 का तब बढ़ गया। ठीक है। फिर यहाँ पे इसको जोड़ने हिसाबबारी करने के बाद इसको घटाया जाता है, इसको घटाया जाएगा। 13,20,000 में से 10,000 रुपये चला गया तो कितना बचेगा, 3,20,000। फिर 18 लाख में से 13,40,000 रुपये चला गया तो कितना बचा, 4,60,000। फिर यहाँ पे ये दोनों जो बढ़ा हुआ है 4,80,000 से 3,40,000 हो गया, तो यहाँ पे घट गया 1,40,000। अब आते हैं यहाँ पे लेस होगा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब यहाँ तक बात समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है, लेस करना है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1,40,000 रुपया। 1,40,000 रुपया से कितना हुआ, 2 लाख, तो 60,000 रुपया का इंक्रीज हुआ। यहाँ पे 1,40,000 से 2 लाख हुआ तो 60,000 रुपये का इंक्रीज करा, उल्टा यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब 3,20,000 रुपया में से क्या करना होगा, 1,40,000 रुपये क्या करना है, लेस करना है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लेस करने के बाद जो बचेगा ये होगा ऑपरेटिंग। ये क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसमें बोला गया अदर जो इनकम है जैसे 60,000 रुपया और 4,000 रुपया, तो 60,000 बोले 16,000, 16,000 यहाँ पे इसमें ऐड हो जाता है। अगर ऐसा है 1,80,000 में 60,000 रुपया क्या करेंगे, 60 बार बोल रहे हैं, 16,000 रुपया क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 1,96,000, फिर 2,60,000 में से 4,000 रुपया दिया हुआ है जोड़ देंगे तो बचेगा 2,64,000 रुपया। बाकी बात यहाँ जो दिख रहा है बचा 16,000 से अगर 4,000 रुपया हो गया तो मतलब इनकम घट गया है ना, इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 1,96,000 कैसे आया समझ में आया, इसको और इसको जोड़ने पे, इसको और इसको जोड़ने पे, इसको भी जोड़ने पे ऐसे आया। अब 1,96,000 यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे बोला गया है इसमें टैक्स देना, टैक्स कितना देना है, इनकम टैक्स 88,000। तो अब यहाँ जो बचा हुआ 1,96,000 इसमें से हमको 88,000 को घटा देने हैं, तो बचेगा यहाँ पे 1,08,000, फिर बचेगा यहाँ पे 1,36,000 और यहाँ बचेगा 28,000 जो कि दिख रहा है। तो यही जो होगा ये होगा आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट होगा, जो पहले और अभी में कितना का चेंजेस हो रहा है। लेकिन एक बात हमेशा बच्चा ध्यान रखना, जब भी इस क्वेश्चन से बना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत, मैंने बोला आपको जो सेकंड टाइप जो आपका सेकंड जो बुक है ना उससे क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस का, चाहे कॉमन साइज की बातें करेंगे अभी, ठीक है ना, वो भी क्वेश्चंस, फिर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब क्वेश्चंस 100% आएगा। ठीक है, ये आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है प्रिपेयर कॉमन साइज। देखो कॉमन साइज हमेशा ध्यान रखना बच्चा आउट ऑफ 100 में काउंट किया जाता है। ठीक है, 100 आपको मैंने न्यूमेरिकल क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था, उसमें बातें चल रहा था, 100 की बातें चलता है। तो प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट ऑफ एबी लिमिटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। तो सेल यहाँ पे हुआ है पहला 2015 में 2 लाख, फिर यहाँ पे 2,50,000 रुपया। अब ग्रॉस प्रॉफिट 35,000 रुपया, तो 2 लाख का 35% निकालेंगे 70,000 रुपया, फिर 2,50,000 का 45% निकालेंगे, जितना भी आएगा वो आगे बढ़ाते हुए लेके चलेंगे। चलो देखो इसका जवाब देखो, इसका जवाब देखो। क्वेश्चन आपने यहाँ पे देख लिया, क्या है कहानी, देख लिया ना, क्योंकि अकाउंट्स का जो पेपर होता है ना क्वेश्चंस बच्चा बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा होता है। इसको खुद से अगर हम लिखे बनाएं, अगर नहीं बना के इस तरीके से रखें और फिर अगर बातें करें तो फिर ये बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा चला जाएगा। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो। देखो मैंने बोला सेल्स कितना हुआ 2 लाख, उसका अगर हम बात करें 100% होता है। हमेशा ध्यान रखना कॉमन साइज की जो सेल्स वैल्यू होता है 100% माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लाख हुआ, 2 लाख 100% हुआ। अब इसका मैंने अभी बताया आपको 2 लाख का 35% निकालेंगे कितना हो जाएगा 70,000। अब 70,000 जो है ना यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब बोला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो 10% है ग्रोस प्रॉफिट का, यही है 70,000 दिख रहा है ना। ये आपने क्या निकाला ग्रोस प्रॉफिट, यहाँ पे जो दिखा है वो क्या है ग्रोस प्रॉफिट है 70,000। और उसके बाद इधर की अगर बातें करें जो कि बोला गया 45%, तो लगभग में यहाँ पे आ जाएगा 1,12,500 ऐसे करके। अब इस 70,000 का अगर हम 10% निकालेंगे तब यहाँ पे आएगा
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बात समझ में आ रहा है? इसी वजह से यहाँ पे 10% निकाले हैं तो 7,000 रुपया। अदर इनकम आपको दिया गया है, कितना दिया है? 7,000। और उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये जो दिया हुआ है 70,000 का 35% निकालेंगे, 70,000 का 35% निकालेंगे तो 2,405 रुपये निकलेगा। अब उसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट बचा है 70,000 में से, 70,000 में से अगर 24,500 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 45,500। ध्यान रखना, ये 24,500 कहां से आया है? 70,000 का 35% निकालेंगे तो 24,500 निकलेगा। अब 70,000 में से 24,500 रुपए घटा देंगे तो ये 45,500 निकल का है। यहां तक आपको समझ में आने चाहिए। अब इस तरफ आते हैं कैलकुलेशंस के लिए। सेल्स आपको पता चल गया उस साल का है, ये तो 2015 का इतना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 45,500 आया है। अब यहाँ पे आते हैं अलग अलग। पहले 2015 को कैलकुलेट कर लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे भी आपको पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने हैं। और ये जो परसेंटेज निकल रहा है बच्चा वो आउट ऑफ 100 के हिसाब से निकलेगा। 2 लाख अब बट्टे में यहाँ पे अगर मान लो इसका परसेंटेज की अगर बात किया जाएगा, ये तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो है ना 1.9% कैसे 46.9 कितना के इंक्रीज करा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन साइज के बाद कितना के इंक्रीज करा। पहले कितना था और पहले अब कितना हो चुका है। तो पहले वाला जो साल होता है वो हमेशा क्या होता है? बेस ईयर होता है, ठीक है ना। तो बेस ईयर हमेशा डिनोमिनेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर में कितना का चेंजेस हुआ उसको ऊपर रखो, इंटू 100 कर लो, इस सब परसेंटेज आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके से 2,50,000 का यहाँ पे 100% होबे करेगा। 45,000 मैंने बोलते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसमें है नहीं, डैश लगा हुआ है, इसीलिए इसका कुछ होगा नहीं। अदर इनकम इसमें बातें होगा नहीं। अदर इनकम यहाँ पे लिखा हुआ है 4,750, ये लिख 4,750 ये लिखा जाएगा। अब यहाँ पे 1,17,250 का हम लोग निकाल लेंगे, जितना भी परसेंटेज बोला गया 40% वो इतना आया, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे ये बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से बचने के बाद ये 17,350 आपका कहलाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ऐसे करके इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको देख लेने हैं, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू लिमिटेड बोला गया हैज अ करंट रेशियो दिया 3:1 इफ इट्स स्टॉक 30,000 एंड टोटल करंट लायबिलिटीज बोला गया 60,000, फाइंड आउट ऑफ इट स्टॉक। नहीं, स्टॉक तो दिया ही हुआ है तो स्टॉक क्यों निकालें? इसका मतलब यहाँ पे गलती है, यहाँ पे स्टॉक की बातें नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्विक रेशियो। यहाँ जो बातें चलेगा बच्चा वो क्या चीज का होगा? क्विक रेशियो का। यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं क्विक रेशियो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या चीज का दिया हुआ है? क्विक रेशियो का दिया हुआ, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। क्विक रेशियो दिया हुआ है। तो अगर इसका निकालते हैं बच्चा तो किस तरीके से निकलेगा? क्विक रेशियो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर क्विक रेशियो निकालते हैं, देखो क्या लिखा है, रामू लिमिटेड लिखा हुआ है करंट रेशियो। अब बताओ करंट रेशियो निकालने की अगर बातें करें तो फॉर्मूला होता है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पे करंट रेशियो दिया हुआ है 3 अपॉन कितना हो जाएगा 1। करंट एसेट कितना दिया, इफ द स्टॉक बोला गया 30,000 एंड द टोटल करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है 60,000। तो करंट एसेट तो बाद में निकालेंगे, पहले यहाँ पे करंट लायबिलिटीज कितना दिया है 60,000। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं 60,000 को अगर 3 से करेंगे तो कितना निकल का आ जाएगा 1,80,000 रुपया। ये जो निकल का है बच्चा वो क्या है? करंट एसेट। लेकिन आपको क्या निकालना है पहले? अगर स्टॉक दिया ही हुआ है तो स्टॉक दिया है तो आपको निकालना है करंट, ठीक है। तो करंट एसेट, आप क्विक एसेट निकालने के लिए यहाँ पे आप क्या करो 1,80,000 रुपया में से आप 30,000 रुपया अगर स्टॉक को अगर माइनस करते हो तो आपका ये हो जाएगा क्विक एसेट, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा वो क्विक एसेट हो जाएगा। तो 1,80,000 रुपया है भाई, 1,80,000। अब 1,80,000 में से 30 रुपया गया तो कितना बचेगा? 1,50,000, ठीक है। एक जीरो कम का होता है। अभी 1,50,000 रुपया हो गया, 50,000 रुपया हो गया। अब यहाँ पे इसका अगर रेशियो निकालते हैं, क्विक रेशियो निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है वही सेम फॉर्मूला होगा, करंट एसेट या क्विक एसेट बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्विक रेशियो कॉस्ट होता है क्विक एसेट भी बोल सकते हैं या लिक्विड एसेट भी बोल सकते हैं। अब बाय में हो जाएगा यहाँ पे करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ देखो क्विक एसेट कितना निकाले हैं 1.5 लाख निकाले हैं तो 1,50,000 रुपया हो जाएगा। और करंट जो लायबिलिटीज है बच्चा वो कितना है? करंट जो लायबिलिटीज है वो कितना दिया गया करंट लायबिलिटीज? तो 60,000 रुपया दिया हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा 60,000। तो यहाँ पे 60,000 तो 60,000, ठीक है। अब 40 तो 15 अब बट्टा 6 यहाँ पे हो गया। तो आप चाहो इसको सिंपलिस्ट कर सकते हो 3 के टेबल से या 3 के टेबल से काटते हैं यहाँ पे तो 5 और 3 टेबल से काटते हैं 2 तो
टू अगर यहाँ पे काटते हैं 3 तो 3 2 जा फिर, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आने तो यहाँ पे आ गया है 2.5:1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। या तो आप 5:2 लिखो या तो 2.5:1 लिखो, यही है बच्चा क्विक रेशियो, आपको यही निकालना है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका भी मैंने बनाया था, पता नहीं क्यों नहीं आया, क्योंकि स्टॉक तो ऑलरेडी दिया गया था ना, इसी वजह से आपका ये नहीं निकल के आएगा। इसके जगह पे क्या है, क्विक रेशियो है, ठीक है। यहां पे क्या निकालना था, क्विक रेशियो, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे AB लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो दिया हुआ है, सेम फॉर्मूला सेम क्वेश्चन है, 4.5:1 एंड क्विक रेशियो दिया हुआ है इस बार 3:1। इफ स्टॉक दिया हुआ 36,000, फाइंड आउट इस करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, अब यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन था आपने देख लिया क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चंस का आंसर अगर देखना बच्चा, देखो बहुत सिंपल तरीके से क्या है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे करंट जो लायबिलिटीज है उसको मान लो x, वैसे अगर नहीं भी मानोगे तो चलेगा, ठीक है। अब स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। इससे पहले वाला क्वेश्चन में स्टॉक दिया गया था इसलिए मैं माइनस नहीं किया। अब मान लो यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ 36,000 रुपए, तो आपने 36,000 रुपए लिखा, करंट जो एसेट है यहाँ पे वो 4.5x ही होगा, क्योंकि करंट लायबिलिटीज को आपने क्या माना x, तो करंट एसेट क्या हो जाएगा 4.5x, क्योंकि यहाँ पे ये जो दिया गया है ये सबसे पहले जो होता है वो होता है आपका करंट एसेट, ये है CA, इसको आपने माना x, और ये जो 1 है ये आपका करंट लायबिलिटीज है, तो ये 1 है, इसी वजह से ये आपका क्या हुआ, तो ये 4.5 जो है ना ये बन गया 4.5x, ठीक है। ये हुआ एसेट, ये क्या बन जाता है करंट एसेट, और इधर जो 1 जो दिख रहा है इसको आपने माना 1x, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करके x हुआ, इसको माना जाएगा लायबिलिटीज। तो यहाँ पे यही मान के चल रहे हैं। और यहाँ पे जो दिख रहा है बच्चा लिक्विड एसेट जो बोला गया यहाँ पे 3 टाइम्स लिखा है, देखो यहाँ पे क्विक रेशियो लिखा हुआ 3:1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3x और बाकी बाद 1। तो अब यहाँ पे देखो जो करंट एसेट दिया कितना दिया गया 4.5x, तो यहाँ पे रख देंगे 4.5x, और यहाँ पे लिक्विड एसेट की बातें करें तो वो 3:1 है, तो मतलब पहला जो एसेट होगा ये होगा 3x, इसको माइनस करने पे आ गया 1.5x, और 36,000 रुपये स्टॉक दिया हुआ है, इससे x जो निकला है वो होगा करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज कितना निकल कर आ गया 24,000 रुपया। अब यहाँ पे करंट एसेट जो दिया गया 4.5x, ये दिया हुआ है, करंट एसेट का जो रेशियो दिया 4.5x, तो आपको क्या करना होगा 4.5 को जो x का जो वैल्यू निकाले हो करंट जो लायबिलिटीज है उसको 24,000 रुपया से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 1,08,000, 1,08,000 रुपये यहाँ पे हो गया आपका करंट एसेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकालना था आपको करंट एसेट, तो यही रहा आपका करंट एसेट, और करंट लायबिलिटीज आपको निकालना था, तो ये रहा करंट लायबिलिटीज 24,000 रुपया, करंट एसेट 1,08,000 रुपया। बात समझ में आ गया। तो आपको बस फॉर्मूला ध्यान रखने हैं, और फॉर्मूला अगर ध्यान है बच्चा तो आपसे क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे दिख ही रहा होगा, आप चाहो तो इसको खुद से भी बना सकते हो, कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं। बात समझ में आ गया, तो आप लोग इसको खुद से बना सकते हो। चलो अब यहां तक बात समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 11 तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई परेशानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्योंकि अगर अच्छे तरीके से अगर बात करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा बच्चा। आप इसको खुद से बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है जो भी मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं उसको आपको नोट करने हैं और उसको बनाने हैं, 100% क्वेश्चंस आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, लिखा है द प्रॉफिट एंड लॉसेज अर्न बिजनेस ओवर द लास्ट ईयर एज फॉलो। तो यहाँ पे कुछ साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000, 13,000, 14,000, 18,000 इस तरीके से, ठीक है। और लॉस भी दिया हुआ है 2,000। फाइंड आउट द ट्रायल वैल्यू ऑफ गुडविल, इट्स बेस्ड ऑन 2 टाइम्स, देखो ये लाइन्स लिख दिया, ये टाइम्स है, ठीक है ना, कितना गुना होगा ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। देखो यहाँ पे फाइंड आउट करना है, देखो यहाँ भी स्पेलिंग गलत है, फाइंड आउट करना है हम लोगों को यहाँ पे एवरेज मेथड से गुडविल। तो याद करो बच्चा, हमने आपको कल जो वीडियो आपको दिया था BST में, या नहीं परसों जो दिया था, ठीक है ना, आप वीडियो जाकर देख सकते हो, मैंने आपको बताया था जो गुडविल निकालने का 3 जो मेथड होता है, एक एवरेज मेथड होता है, दूसरा अगर बात करें सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, तीसरा क्या होता है कैपिटलाइजेशन
कैपिटलाइज या कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड की बातें करते हैं, ठीक है ना, कैपिटलाइज मेथड। उसमें से यहाँ पे पहला ही बात बोला गया एवरेज मेथड। बहुत सिंपल, आपको क्या करना होगा, जितना भी प्रॉफिट है 12,000, 13,000, 14,000, 18,000, इस सबको जोड़ो, जोड़ने के बाद 2,000 रुपये घटाओ क्योंकि लॉस में चला गया, और कितने साल का दिया हुआ, 5 साल का, तो 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको दूर से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा बात आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, है कि नहीं है। अब बोलेंगे सर खाली जो है ना बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। अरे भैया, आपका एग्जामिनेशन आने वाला है, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। देखो यहाँ पे सारे साल को जोड़ने के बाद ये 2,000 रुपये माइनस से करने के बाद 55,000 आया है। 55,000 यहाँ पे 5 साल का प्रॉफिट की बातें चल रहा था, तो 5 से हम डिवाइड किए, 22,000 रुपया आ गया। अब नंबर ऑफ जो परचेज दिया गया कितना, 2 साल का दिया हुआ है, 11,000 आया। भैया कैसे, गुडविल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, तो 11,000 कैसे यहाँ पे इसको डिवाइड, अच्छा देखो देखो कितना गलतियां है भैया। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11,000 ही आएगा, लिख दिया है 22,000 रुपया, ठीक है। तो मैं आपको वैसे भी जितने भी क्वेश्चन है खुद से बता रहा हूँ, सॉल्व करके बता रहा हूँ कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या गलती किया, मैं सिर्फ आंसर शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 11,000 रुपया होगा। अब 11,000 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 22,000 रुपया जो हुआ बच्चा, यही आपका होगा ये गुडविल, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। अब मान लो, अगर मान लो यही क्वेश्चंस को अगर बोला जाता सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल लो, तो उसके लिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट होना बहुत जरूरी होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट में से एवरेज प्रॉफिट को माइनस करने के बाद जो बचेगा वो सुपर प्रॉफिट, जितना आएगा उसको फिर से परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये भी बात है, आपको समझ में आ गया बच्चा, ये भी बात समझ में आ गया, इसको नोट कर लेने, बाकी ध्यान रखना यहाँ पे 11,000 मैंने बोल दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की बातें करें, ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ 15 क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट की बातें कर रहा हूं। आप बोलेंगे रमेश एंड मुनेश आर पार्टनर्स, दिया गया शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज दिया हुआ, द रेशियो 3:2 का है, जैसे कि आप देख रहे हो। दे एडमिट धर्मेंद्र बोला न्यू पार्टनर। अब जब कोई नया पार्टनर आएगा, देखो क्या क्या खेल होने वाले। पुराने पार्टनर का जो रेशियो दिया गया 3:2 दिया हुआ है, दे एडमिट धर्मेंद्र अ न्यू पार्टनर, द न्यू रेशियो इज डिसाइडेड टू बी 3:1:1। नया जो प्रॉफिट यहाँ रेशियो बनेगा वो 3:1:1 बनेगा, ठीक है। द डेबिट बैलेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहले से है 15,000 रुपया। अब पास करना है यहाँ पे एडजस्टमेंट इंटायर फॉर द एबव। यहाँ पे एक बात बता दें, पहले से जो पार्टनर है उसका रेशियो आपको दिया हुआ है, नया पार्टनर आया वो अपना रेशियो लेकर आया है। अगर ओल्ड में से अगर न्यू पार्टनर की बातें करते हैं बच्चा, तो यहाँ पे ओल्ड में से न्यू अगर जो होगा उसमें सैक्रिफाइस रेशियो, तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और देखना पड़ेगा सैक्रिफाइस करने के दौरान कौन यहाँ पे गेन कर रहा है, कौन यहाँ पे लूज कर रहा है, ठीक है ना। तो गेनिंग रेशियो भी यहाँ पे निकलने का चांस। तो पहले क्या करना होगा, इसका कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ जो रमेश है, मुकेश है, और उसके तीसरा जो पार्टनर है धर्मेश, धर्मेश जो लेके आया है, अब इस दोनों पार्टनर में से किसको बढ़ रहा है किसको घट रहा है, यही एडजस्टमेंट यहाँ पे करना होगा। क्योंकि पहले से अगर कोई पार्टनर है और दूसरा कोई पार्टनर अगर आ जाता है, तो वहां पे प्रॉफिट लॉसेज क्या होता है, गड़बड़ सरबर हो जाता है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो बच्चे इसको एडजस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं आखिर क्या एडजस्टमेंट की बातें चला है। तो यहाँ पे देखो, मैंने बोला था आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले बात यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो कैलकुलेट ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू निकालने के बाद रमेश है ना बिल्कुल सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। मुनेश अगर बात करें सैक्रिफाइस करे 1/5। अब धर्मेंद्र के पास अगर बातें करें तो इसके पास तो 0 है ही, तो -1/5 नेगेटिव अगर बैलेंस दिया हुआ है, तो धर्मेंद्र क्या होगा, जो नेगेटिव होता है ना वो डेबिट होता है, जो पॉजिटिव होता है वो क्रेडिट होता है। इसी वजह से जो 15,000 रुपया तो है ही है, अब 15,000 का इसका जो रेशियो जो भी बनेगा 3:1:2 कितना है, 1 है। इसका मतलब इसमें से जो धर्मेंद्र की बात करें 3:1:1 है, तो ये बच्चा कौन सा है, राम नहीं रमेश, ये है मुकेश, और ये है डी धर्मेश। अब यहाँ पे 3 1 4 1 5, तो 1/, कितना हो जाएगा 5। और उसके बाद देखिए तो कितना का यहाँ पर रेवोल्यूशन मेमोरेंडम एसोसिएशन में बताइए 15,000 रुपया है ना, तब 15,000 रुपया यहाँ पे लिखा है। इसको यहाँ से कटा दो, कितना हो जाएगा 3,000 रुपया। अब ये 3,000 रुपया यहाँ पे बच्चा देना पड़ेगा इसको, क्योंकि डेबिट है ना, क्योंकि ये तो पूरे तरीके से निगेटिव में जा रहा है कि नहीं, इसी वजह से ये हो जाएगा। वैसे यहाँ पे लिख भी दिया है। अभी कौन देगा, मुनीश क्यों देगा, क्योंकि ये इतना सैक्रिफाइस कर रहा है। जो सैक्रिफाइस करता है वो होता है क्रेडिट, और जो
अगर बातें करें यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस हुआ ना, इसको नेगेटिव में चला गया, तो इस तरह के, तो बिंग एडजस्टमेंट रेवल्यूशंस जो अकाउंट होगा यही होगा जो नेगेटिव। जब यहाँ पे बनाएंगे बच्चा, जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है इतना, ये देने वाला है, तो किसके खाता से इतना रुपया जाएगा, तो मुकेश, क्या नाम है, मुनेश, तो मुनेश यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, किसको मिलेगा, क्योंकि तो इसको लूज हो गया बैलेंस, इसी वजह से इसको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, ये मैंने आपको समझा भी दिया उस तरीके से कहां से आता है, समझ में आ गया, आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बातें करें बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखा हुआ है, अमर एंड बहादुर आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2 दिया गया है। They admitted Mary as new partner 1/4. Their new profit sharing ratio between Amar and बोला गया बहादुर will be 2:1. Calculate their sacrificing ratio. तो अभी मैंने बताया sacrificing ratio निकालने के लिए बस आपको इतना करना है, ओल्ड में से न्यू को घटा दीजिएगा, sacrificing ratio निकल के आ जाएगा। ठीक है, और रेशियो जो पार्टनर्स का है बच्चा वो 100% अच्छे तरीके से क्लियर कर लें, चाहे वो गेनिंग रेशियो हो चाहे सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो। ठीक है ना, दो तो यही बनेगा, बाकी इससे उल्टा पुल्टा करके चाहे ओल्ड की बात करो न्यू की बात करो आपको निकल जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से बना लेने की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे देख लो बच्चा, इसमें मैंने वैसे तो बता दिया क्या करना है, किस तरीके से निकालना है, ये इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप निकाल सकते हो किस तरीके से बनेगा। तो मैरी का दिया हुआ शेयर, अब रिमेनिंग शेयर्स की बातें करें 3/4 है, यहाँ पे अमर न्यू शेयर्स यहाँ पे 2/3, यहाँ पे ऑफ 3/4, ये जो है रिमेनिंग से निकालना पड़ता है। तो यहाँ या तो यहाँ पे 6/12 लिखो या तो 2/4 लिखो, बात एक ही हुआ। तो इसको भी हम लोग 1/3 से 3/4 जो रिमेनिंग है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब उसके हिसाब से ये आपको निकल गया। अब इसमें से जो दिख रहा है आपको सैक्रिफाइसिंग कौन करेगा, तो ओल्ड जो दिया गया है 3/5 उसमें से इतना हमको माइनस करना होगा, तो ये बचेगा, और फिर बहादुर का जो सैक्रिफाइसिंग होगा ये होगा। अब यहाँ पे 2/20 और 3/20 है, इसको अगर हम लोग सिंपलेस्ट करते हैं 2/20 है, रेशियो निकालते हैं यहाँ पे 3/20 के हिसाब से, तो 20 दोनों में है, इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब इसको इससे कैंसिल कर लेंगे तो 2:2 कितना बच जाएगा 3। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आप इसको खुद से बना सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से बना लेने की जरूरत है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, इतना क्वेश्चन पहले आप करके देखो, 100% गारंटी के साथ बोलते हैं आपका एग्जामिनेशंस में आएगा ही आएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा, क्वेश्चन दिया है सुप्रिया एंड मोनिका पार्टनर दिया, हु आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 3:2 का दिया हुआ है। फ्लोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31 2020 दिया हुआ है 31। ठीक है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, और अभी अभी हमने आपको 2 क्वेश्चन रिलेशन अकाउंट का बताया। ठीक है, तो आप तो समझ ही गए होंगे कि क्या करना होगा, किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले बात यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे रिलेशंस अकाउंट तो आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेशंस की बातें चल रहा है। अब पूरे तरीके से अगर मान लीजिए डिसोल्यूशन अगर हुआ है तो आपको 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, हमेशा ध्यान रखो। अगर इसमें यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है जो आपको रिलेशंस अकाउंट बनाने हैं या क्या बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे इतना कह दिया है कि पूरे तरीके से जो है ना ये कंपनी, ये फॉर्म है बंद हो चुका है। अब जब कंपनी पूरे तरीके से डिसोल्यूशन अगर हो चुका है, क्लोज हो चुका है, तो यहाँ पे 3 कम से कम आपको, या 4, वैसे तो यहाँ पे जर्नल एंट्री की बातें चल रहा है, तो 4 बातें आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पहली बात, आप रिलेशंस अकाउंट बनाओ। दूसरी बात, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। तीसरी बात, बैंक अकाउंट बनाओ। और चौथी बात, इसका जर्नल एंट्री पहले ही बना के दिखा दो। ठीक है ना, ये 4 बात आपको जरूरत है। अगर नहीं बोला जाए क्वेश्चंस में, यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, लेकिन अभी आप बताओ बच्चा, अगर आप जर्नल एंट्री अगर करते हो, जर्नल एंट्री किस बेसिस पे करोगे? पहले आपको तो पता होना चाहिए ना, कितना प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट बोल रहे हैं, कितने आइटम्स मेरे पास बचा हुआ है, कौन कौन सा गया, कौन कौन सा आया, वो तो पता होना चाहिए। उसके लिए आपको ये रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जो बैंक अकाउंट है, इसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गया? अगर ये मान लीजिए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर नहीं बनाते हो या बैंक अकाउंट अगर नहीं भी बनाते हो, लेकिन सबसे पहली बात आपको रिलेशंस अकाउंट बनाना बहुत कंपलसरी है। जब तक वो अगर नहीं बनेगा तब तक आप एंट्री सही तरीके से नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हम लोग इसके एंट्री के एक एक की बातें आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे रिलेशंस अकाउंट की बातें करो। इसको, ये यहाँ जो दिख रहा है ये रिलेशंस अकाउंट, ठीक है, तो पहले आप रिलेशन अकाउंट यहाँ पे देख सकते हो।
पहले इसका आंसर मैच कर लो, क्योंकि हम इसमें बोर्ड पे जगह नहीं है और एक साथ बना नहीं सकते हैं। तो ये रहा बच्चा आपका रिलायंस अकाउंट। पहले इसको आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो या देख लो, ठीक है। आप यहाँ पे इसके रिलायंस अकाउंट की अगर बातें कर रहे हो तो यहाँ पे इसको नीचे में कर देता हूँ, पहले इसको देख लो। इतना आंसर नहीं चाहिए, बाकी कौन कौन सा आइटम कहाँ जाएगा वो आपको 2 क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ठीक है। ये हुआ आपका रिलायंस अकाउंट। रिलायंस अकाउंट बनाने के बाद आपका जो काम है वो नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले इसको मुझे, अच्छा क्वेश्चन आपने देख लिया है ना, क्वेश्चन नंबर आप देख लिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे भी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स से मैंने दिया है, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने देखा है जो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया इस तरीके से। ये हुआ आपका रिलायंस अकाउंट, ये बार बार क्वेश्चंस दिया जा रहा था, इसी वजह से मैंने इसको जो है ना दोबारा बताया। ये हुआ रिलायंस अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे बचा, आप यहाँ पे क्या करो, आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये रहा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो पता ही है, जो प्रॉफिट आता है वो यहाँ से इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे अब बनाओ इसका जर्नल एंट्री, ठीक है। ये रहा इसका जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे कुछ एंट्री है, इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बात समझ में आया। तो यहाँ पे जो होता है बच्चा, सबसे मेन जो काम है वो है जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहली बात आप इसमें पहले निकालो क्या चीज, तो रिलायंस अकाउंट, फिर बनाओ यहाँ पे इस तरीके से, फिर इस तरीके से। बात समझ में आ गया, ऐसे करके आपके पास है, ठीक है। यहां तक आपको दिख रहा होगा, ये है रिलायंस अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये है जर्नल एंट्री। तो ये आपको पूरे तरीके से क्या करना होगा, बना लेने होंगे, ठीक है। दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। आई होप आपको मैंने जो क्वेश्चंस दिया है आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे या बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। इतना बात ध्यान रखें, जितना भी पीआई की क्वेश्चन है उतना अगर आप अच्छे तरीके से ढंग से कर लेना तो 100% आपका एग्जामिनेशन सही तरीके से जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। क्योंकि हम आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा और 100% कौन सा क्वेश्चन आएगा ये भी आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आपको श्योर कर ही लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।